बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर का नाम सलीम, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। और एसटीएफ ने सलीम को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से गिरफ्तार किया, जो कि बाराबंकी में फर्जी तरीके से एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन का आरोपी है। सलीम पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है और सलीम मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस से पहले उसके खास गुर्गे अताउर रहमान उर्फ बाबू की कार का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अताउर रहमान के फरार होने के बाद वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करने लगा और इसकी गिरफ्तारी हो गई। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, 25,000 का इस पर इनाम। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ पुलिस के पास काफी सबूत हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आने वाले वक्त में नजीर पेश करेगी। कानून मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए कानून में भी बदलाव किया जाएगा। लगातार इनके सर्विलांस में थी। जब मुझे पुख्ता जानकारी हो गई, हमने सारे तथ्य जुटा लिए सभी जनपदों से और जिनका धर्मांतरण कराया उनके बारे में, और इनके बारे में पता कर लिया कि वे साक्ष्य मिटाने लायक नहीं है। हमने साक्ष्य एकत्र कर लिए, तो हमने इनको धर दबोचा है और अभी तो 5 ही पकड़े गए। धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग पकड़ में आएंगे। इसमें विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। विदेशी संस्थाएं हैं जो प्रदेश स्वदेश के माहौल को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, गड़बड़ करना चाहती हैं, उनका भी नाम प्रकाश किया है। हम उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमारी सरकार ने दिए हैं। हर बिंदुवार हम प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी स्तर पर कोताही इसमें नहीं होगी। हम ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक नजीर बने। और अब बात धर्मांतरण कांड में हुए नए खुलासे की। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी उमर गौतम से पूछताछ में सामने आया है कि उमर गौतम मूक बधिरों का धर्मांतरण करने के बाद उनकी टीम बनाता था और ये टीम दूसरे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती थी और हर एक धर्मांतरण के लिए टीम के सदस्यों को रुपए दिए जाते थे और धर्मांतरण के बाद उन लोगों को जाकिर नायक का वीडियो भेजा जाता था। उमर गौतम ने बताया कि यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए आरोपी राहुल भोला ने करीब 7 मूक बधिर छात्रों का और आरोपी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण करा। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस अब धर्मांतरण करने वाले लोगों के बैंक खातों को फ्रीज करके ट्रांजैक्शन की जांच में जुट गई है। और अब बुंदेलखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। बांदा में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को डीएम आनंद कुमार सिंह ने प्रमाण पत्र दिया। उनके समर्थकों में काफी उत्साह नजर आया। झांसी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने पवन कुमार को प्रमाण पत्र दिया गया है। डीएम आंध्रा वामसी ने पवन कुमार को जीत का प्रमाण पत्र दिया। चित्रकूट में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी के अशोक निर्विरोध चुने गए। उन्हें डीएम ने प्रमाण पत्र दिया। बदायूं के बनी से जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरवती के परिजनों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अधिकारियों ने घर पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी। जालौन में एक सिरफिरे युवक ने अपने परिजनों पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से हमले में बुजुर्ग मां समेत 5 लोग घायल हो गए। ललितपुर के बम्हूरी गांव में कोविड वैक्सीन के लिए भ्रम फैलाने वाला कूटेदार का वीडियो वायरल हुआ है, जो वैक्सीनेशन न करवाने की बात कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमें गाजियाबाद से मिल रही है। सभासद को गोली मारते हुए सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में गोली मारते हुए दिख रहा है आरोपी और घर के बाहर खड़े सभासद जगत सिंह को गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद सभासद जगत सिंह इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। 29 जून सुबह करीब 10 बजे सभासद के पैर में गोली मारी गई थी और देखिए उसी वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। आरोपी जिसके हाथ में पिस्तौल है, ये गोली मार रहा है और वहां से भाग जाता है। देखिए किस तरह आया, पूरी प्लानिंग के साथ हाथ में पिस्तौल लिए सभासद को गोली मारी और वहां से भाग गया। सीसीटीवी में गोली मारते हुए दिख रहा है ये आरोपी। पैर में गोली मारी गई थी सभासद को, जिनका नाम जगत सिंह है और वो अस्पताल में भर्ती है। अपने घर के बाहर खड़े थे और ये बदमाश वहां पर आता है हाथ में पिस्तौल लिए, उसके बाद उन पर गोली चलाता है। सुबह करीब 10 बजे की ये घटना है। घर के बाहर ही वो खड़े हैं, गोली चला के भाग रहा है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सी प्लेन चलाने की तैयारियां की जा रही है, जिसके जरिए न केवल काशी को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा बल्कि काशी के पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब अहमदाबाद की तरह काशी में भी गंगा की लहरों पर सी प्लेन लैंड करता नजर आएगा, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से कवायद तेज कर दी गई है और इसके लिए जरूरी सर्वे भी हो चुका है। जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल से सी प्लेन के संचालन की योजना है और अगर शासन को ये प्रस्ताव पसंद आता है तो जल्द ही काशी की गंगा की लहरों पर सी प्लेन चलता नजर आएगा। वही सी प्लेन के जरिए काशी को प्रयागराज, गोरखपुर और अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा। यहाँ पर रामनगर में जो मल्टी मॉडल टर्मिनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बना है, उसके पास और उसको यूज़ करते हुए कमेटी ने इसको टेक्निकल रूप से फीजिबल पाया है और फिर जैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार इसमें फर्दर अपना स्टडी कराकर इसको क्रियान्वित करेगी, उसमें पूरा का पूरा हम लोग जिला प्रशासन पूरा का पूरा इसमें सहयोग प्रदान करेगा। कोरोना की महामारी से काशी में भी पर्यटन प्रभावित हुआ है, लिहाजा पर्यटन को नए रूप देने के लिए सावन से पहले गंगा में अलकनंदा क्रूज के अलावा पर्यटन विभाग का क्रूज और रोरो बोट चलती नजर आएगी, जिसका टेंडर अलकनंदा क्रूज कंपनी ने लिया है। हम लोग ने इसका वेंडर का चयन कर लिया है जो इनको चलाएगा, जो ऑपरेट करेगा और हम लोग 15 जुलाई तक इसका हस्तांतरण और बाकी अन्य फॉर्मेलिटीज पूरा कर। इसमें कोई शक नहीं कि पर्यटन का नया रूप न केवल धार्मिक सर्किट को मजबूत करेगा बल्कि काशी को भी नया आयाम देगा। इस वक्त हम रामनगर टर्मिनल पर मौजूद हैं और यहीं से सी प्लेन चलाने की तैयारी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अब बनारस में गंगा में 2 क्रूज, आप देखिए अलकनंदा क्रूज और ये सरकारी क्रूज, इसके साथ 2 अन्य जहाज यानी 4 जहाज गंगा में अटखेलियां करते नजर आएंगे। न सिर्फ कैथी, वाराणसी बल्कि चुनार तक का सफर आसान होगा, आकर्षक होगा और अब पर्यटन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की अंतुल तेवतिया निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। डीएम ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। अंतुल ने विकास के मुद्दों पर खरा उतरने का वायदा किया है। गाजियाबाद में निर्विरोध पंचायत अध्यक्ष पद पर ममता त्यागी को जीत मिली और उनको प्रमाण पत्र दिया गया, जिससे बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर। मेरठ में भाजपा के गौरव चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। डीएम ने गौरव चौधरी को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने मुजफ्फरनगर में बैठक ली। आगामी चुनावों के मद्देनजर उन्होंने मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। खतौली में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ भी किया। मुरादाबाद में हादसे का कारण बने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अवैध चेकिंग करने की वजह से बस और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी गैंग के सदस्यों की अवैध संपत्ति पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। गाजियाबाद के पंचलोक गांव में शराब की दुकान पर लूट को अंजाम दिया गया। शाम के वक्त शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट की गई और हंगामा हुआ। सहारनपुर में सड़क बनवाने को लेकर हंगामा हो गया। पुराने और मौजूदा पार्षद में जमकर विवाद हुआ और हंगामे और मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। आगरा में जिम के बाहर 2 गुटों में मारपीट हुई। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि लड़की को लेकर यह विवाद हुआ था। बिजनौर में एक ससुर की हैवानियत सरेआम देखने को मिली, जहां ससुर ने अपनी बहू के बीच सड़क पर मारपीट की और इस आरोपी ने महिला को जंजीरों से बांधकर रखा था।
और अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से अगली खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कालिदास मार्ग पर धरना चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जा रहे थे सभी अभ्यर्थी। पुलिस ने मेन गेट से पहले इन सभी को रोक लिया। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थियों ने गेट के बाहर ही अपना धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों को हटाने में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती पूरी करने और नए पद निकालने की मांग इस दौरान चल रही है और आज इसी को लेकर ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन सभी को रोक लिया और रोकने के बाद ये सभी वहीं धरना देने के लिए बैठ गए। पुलिस फिलहाल उनको वहां से हटा रही है। ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मेन गेट से पहले इन तमाम अभ्यर्थियों को रोक लिया, जिसके बाद इन्होंने गेट के बाहर ही अपने धरने को शुरू कर दिया था और अब पुलिस धरना स्थल से इन सभी अभ्यर्थियों को हटा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती हमेशा से ही विवादों में रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि धरना स्थल से एक एक करके उन सभी को हटाने के काम में पुलिस लगी हुई है, लेकिन इस पूरी शिक्षक भर्ती की बात करें तो ये मामला हमेशा से ही किसी न किसी विवाद में फंसा रहा है और अभी भी बचे हुए पदों को भरने की मांग तेजी से चल रही है। क्या चल रहा है सरकार के भीतर? इनकी मांगों पर विचार किया गया अभी तक या नहीं? देखिए, पहले सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आस्था। यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है उनको बस में भर कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। मुख्यमंत्री का आवास है, डिप्टी सीएम का आवास है और यहाँ पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, क्योंकि इनका कहना 69 पदों की भर्ती में आरक्षण के जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ। अभ्यर्थी बाहर रह गए, नारेबाजी चल रही है। अभ्यर्थियों से बात करते हैं। पुलिस को आगे करता है, तानाशाही सरकार हम लोगों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज कर रही है। हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं हो रही है। हमारे सबके ऊपर बलपूर्वक हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। मेरे आरक्षण को नहीं दिया जा रहा है। यही रास्ता है जो मुख्यमंत्री आवास जाता है। चंद मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर जब अभ्यर्थी धरने पर बैठे तो समझ सकते हैं कि ऐसे में क्या नजारा रहा होगा। किस तरह से पुलिसकर्मी जो थे वो भी तनाव में आ गए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पूरी बस जो अभी इनको ले जाया गया यहाँ से। महिला अभ्यर्थी कुछ यहाँ पर अभी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आप? मेरा नाम पूनम यादव। कहाँ से आए? हम सुल्तानपुर जिले से हैं। इसलिए आए थे आज? हम अपना हक लेने आए हैं। कहा गया आरक्षण घोटाला किया गया है सरकार द्वारा। हम सोचते हैं कि वो आरक्षण सही से लागू किया जाए और हमारा पद हमें दिया। किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, किसी से कोई भी मुलाकात हो पाई। कुछ और अभ्यर्थी भी यहाँ पर हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी अब जो महिला पुलिसकर्मी आई हैं वो हटाने की तैयारी कर रही हैं। उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर, हम जानेंगे वो क्या कहना चाहती हैं इस समय। देखिए आज ये लोग यहाँ पर आए थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने। मैडम, क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुड़िया है। कहाँ से आए हैं? 3 दिन से यहाँ पे अलीगढ़ से यहीं पड़ी हूँ यहाँ पे, और तब के मैंने मना किया था मुझसे जान पूछ के जो है हाथ उठा रहा। तो आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो मीडिया से बात करने से भी रोक रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों को किस तरह से यहाँ से हटाया गया है और अभ्यर्थी जो है देखिए पिछले कई दिन से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थी जो थे वो बेसिक शिक्षा निदेशालय जो है वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन जब उनकी कहीं नहीं सुनी गई, कहीं से राहत नहीं मिली, तो आज वो लोग मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे। वो लोग हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास भी उसके पास ही है, इसकी वजह से अभ्यर्थियों को यहाँ पर नहीं रुकने दिया गया। ये देखिए, ये रास्ता जो है ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ गया है, यही रास्ता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक भी गया है और यही जो गेट लगा है इसके पास में अभ्यर्थियों को आज रोका गया था। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अब यहाँ से ले जाने का काम हो रहा है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी देखिए यहाँ से जीप में भर के ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं जिनको किस तरह से ये महिला पुलिसकर्मी उठा के जीप में भर रही हैं। ये आप देखिए कि इनको भी ले जाया जा रहा है। यहाँ से एक बस में भर के अभ्यर्थियों को ले जाया जा चुका है। देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके घोटाले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है और उस रिपोर्ट में जो अभ्यर्थियों का कहना है 5800 से अधिक पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन न होने की बात कही गई है। लेकिन इसके बाद ये लोग कई बार यहाँ पर मंत्री से भी मिले, विभागीय जो डीजी हैं स्कूल शिक्षा, उनसे मुलाकात की, कई और निदेशक से मुलाकात की, लेकिन फिलहाल इनको कहीं से राहत नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का कहना अगर मांग नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। तो आज आपने देखा कि अभ्यर्थियों जो थे उनका आंदोलन किस हद तक तेज होता जा रहा है। देखिए चुनावी वर्ष है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी जाएगी
तो उनको भी ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस चुनावी वर्ष में शैलेश, इन शायद उस तरह की प्रदर्शनकारियों सख्ती नहीं होगी की और शायद मांगों को सरकार लेकर उनकी क्या बात किसी को तरह आगे की कोई मान ले। चर्चा, किसी तरह की कोई बैठक अभी तक की गई है, या फिर इनको इनके प्रदर्शन को, इनके विरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें अधिकारियों की, तो हमने कई बार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी अधिकारी जो है इस पूरे मामले में बात करने से दूर भागता है। सवाल ये उठता है कि अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है, कुछ भी ऐसी बात है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन ताज्जुब की बात, जब से ये आंदोलन चल रहा है अधिकारी मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं। कम से कम अपना पक्ष उनको रखना चाहिए अगर वो सही है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि अभ्यर्थियों की बात में कुछ तर्क होंगे, कहीं ना कहीं सही होगी, इसी वजह से वो इतना आंदोलन कर रहे हैं और अभ्यर्थी और जो अधिकारी हैं वो उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यही माना जा सकता है। इसलिए अगर अधिकारी जो है उनको लगता है कि अभ्यर्थियों की मांग अनुचित है, अभ्यर्थी गलत कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जो इस पूरी चीज़ों पर सवाल भी उठाता है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं शैलेश, वो बहुत गंभीर है। आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है, तो क्या इन छात्रों ने कोर्ट का रुख नहीं किया? क्योंकि इसी मैटर में कई बार कोर्ट जा चुके हैं, अलग अलग मैटर को लेकर ये मसला कोर्ट में फंसा रहा है लंबे समय से, तो इस मामले को लेकर क्या कोर्ट का रुख नहीं किया गया? देखिए, ये लोग आयोग में फिलहाल है, पिछड़ा वर्ग आयोग में है, कोर्ट में भी कुछ अभ्यर्थी जा चुके हैं, लेकिन इस समय जो ये प्रदर्शन पर बैठे, तो ये लोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कर लेकर बैठे, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। इनका कहना है कि जो आयोग है वो अगर संवैधानिक संस्था है और वो खुद ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट के अनुसार कि जो आरक्षण के नियम था उनका पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ ओबीसी के आरक्षण में ही नहीं, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो एससी के लिए आरक्षण था उसमें भी पूरा पालन नहीं हुआ। ओबीसी के अगर आरक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों के अनुसार महज 4% से भी कम आरक्षण लगाया गया है, यानी आरक्षण के जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ अभ्यर्थियों के हिसाब से, और इसीलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना अगर आरक्षण के नियमों का पूरा पालन हुआ होता तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति मिल जाती। और देखिए, हर किसी के लिए टीटी उत्तीर्ण है, शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जाहिर सी बात है दो परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आए हैं। ऐसे में उम्मीद भी होती है कि अगर उनको भी एक मौका दिया जाए, सीटें हो, तो उनको भी अवसर मिले। बहरहाल हर किसी को ये उम्मीद होती है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। छात्र लगातार प्रदर्शनरत है और उनको पुलिस उठाकर आगे लेकर गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।